मुकदमे बहुत अर्ज हुए, मुकदमे स्टूडेंट लाई में पता नहीं कितने हुए और कितने चले गए, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। अब किसानों में आपको बता देंगे कितने यार। बाद एग्जाम शुरू होने वाला था, मैं गांव से आया, यूनिवर्सिटी उतरी के यूनिवर्सिटी खुल गई एजुकेशन के बाद, मेरे को यूनिवर्सिटी गेट पर ही अरेस्ट कर दी। सरप्राइज टू नो कि मैं MA पार्ट 2 एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का जो पार्ट 2 का एग्जाम है जेल से दिया, मैं अंदर था उस वक्त, वो पेपर अंदर से दिए थे एंड आई स्टूड फर्स्ट माय मार्क। फिर वाइस चांसलर शी रोट टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल एक्टिविटी और मेरा स्कॉलरशिप खत्म कर दी। नेक्स्ट जो आंदोलन हुए प्रभु, ठीक है, एक तो MSc लीगल ग्रंथि पर, एक टोटल डेट वेवर। ओके, टोटल एक बात तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि इश्यूज एक है, लड़ाई एक है, वो इस पर इकट्ठे हुए क्यों ना लड़ा जाए। पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये ब्लॉकेज जो किया किसानों ने नहीं किया, किसान तो दिल्ली उसमें मैदान में आ रहे थे जहां मोर्चा रखा था, ये तो हरियाणा सरकार ने और दिल्ली ने वहां बैरिकेड लगाई, बल्कि इन्होंने किसी न किसी तरह एट द इंसाफ गवर्नमेंट मोर्चे को खराब किया, वायलेंट बनाया, डिसरप्ट किया। इनसे हमारा कोई लेना देना। तो जब शंभू गए थे, हम गए तो इस करके थे कि शंभू पर ही मोर्चा लगाएंगे, पर क्योंकि हजूम इतना इकट्ठा हुआ वो बैरिकेड टूट गए और धकेल दिया ना, वो सब दिल्ली चले गए। ये जो पंदेर वाला फोरम है, ये हमारे से इसकी कोऑर्डिनेशन दिल्ली में भी नहीं थी। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह के मिथ्स जो है वो फैले हुए हैं। कुछ का कहना है कि ये तो किसान ही नहीं है, फेक किसान है, रेंज रोवर में आने वाले हैं, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। कई सारे सवाल हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, MSP क्या है, सबके जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज। किससे लेंगे जवाब लेंगे एडवोकेट प्रेम सिंह भंगू जी से, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और SKM का एक प्रोमिनेंट फेस। जो फर्स्ट प्रोटेस्ट चला था SKM का 2020 से जो शुरू हुआ था, लगातार उस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े रहे और लगातार 11 महीने सिंगू बॉर्डर पे तैनात रहे, लीगल कमेटी के कन्वीनर भी रहे SKM की। सवाल भी एक वकील के होंगे, जवाब भी एक वकील के ही होंगे। शुरू करते हैं बातचीत। भंगू सर, आप कब से फार्मर्स के इशू के साथ जुड़े हुए हैं? देखो, 92 से हमने पंजाब में पहले कीर्ति किसान सभा बनाई थी जी, और उस वक्त देश के अंदर अलग अलग नाम से किसानों के अंदर काम करते थे। तो कीर्ति किसान सभा के नाम से हम कई साल पंजाब में काम करते रहे। तो फिर हमने कोशिश की 2006 आई थिंक, हमारी विचारधारा से, हमारे प्रोग्राम से जो सहमत थे कि उनसे कोऑर्डिनेशन करे देश के अंदर। तो 2006 में फिर हमने सारी कोऑर्डिनेशन करके AIKF, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, वो बनाई। उसका 2 दिन का सम्मेलन यहाँ किसान भवन में किया। उसके बाद AIKF के नाम से हम सारे देश में काम कर रहे हैं और उसी वक्त से मैं इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। किसानों से पहले अगर आपको बताएं ना कि मेरा जो लाइफ है कैसे, इसमें हाँ जी, सोशल एक्टिविस्ट या आपको सिविल एक्टिविस्ट, इससे जुड़े हुए राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, जब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ता था, उससे ही पहले राजपुरा में जी 1968 और 69 में, तो SFI से हमारा संबंध हो गया था, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो CPIM के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 69 से राजपुरा कॉलेज में उसके पूरे एक्टिविस्ट बन गए थे। और जब मैं यूनिवर्सिटी में फिर एडमिट हुआ, पंजाबी यूनिवर्सिटी में 72 में जाके फर्स्ट MA में, तो उस वक्त ऐसा भी तकरीबन सारे पंजाब में बन गई थी। और जो पहली कॉन्फ्रेंस SFI की हुई, फाउंडर कॉन्फ्रेंस, तो मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था जी। 72 से 78 और 79 तक, जब तक मैं यूनिवर्सिटी में रहा, तो SFI में बहुत सरगर्म होल टाइमर की तरह मैं काम किया। ओके। और SFI को उस वक्त आप कहो ना कि मालवा में कोई SFI नहीं थी, ठीक है, किसी पटियाला कॉलेज में नहीं थी, संगरूर नहीं थी, बठिंडा नहीं थी, इधर रोपड़ नहीं थी, ये सारे इनमें घूम के मैं SFI बनाई। ओके। संगरूर में हमारा छोटा यूनिट था एक, तो उससे कोऑर्डिनेशन की। तो उसके बाद जब मैं 78 में फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दी, 2 MA की, कोई PhD का काम किया, मैं जूनियर रिसर्च फेलो था वहाँ पे, तो 3-4 साल PhD पर काम किया। तो वो कंप्लीट तो नहीं हुई स्टूडेंट एक्टिविटी करके, ठीक है, तो मेरा स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद मैं समझा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी करके, अच्छा, 3-4 साल में फिर काम किया, 2 MA रेगुलर करने के बाद। फिर वाइस चांसलर शी रोट टू द
University Grants Commission हम्म, that he is not interested in research work, ओके he is only interested in political activity. ठीक है, और मेरा स्कॉलरशिप खत्म कर दी। ओके तो उसके बाद मैं फिर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी ना हम्म, CPIM की DYFI, ठीक है। तो उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट लाइफ से ही आप लेफ्ट पॉलिटिक्स स्टूडेंट लाइफ से लेफ्ट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। केसेस वगैरह आप पे मुकदमे हुए होंगे? स्टूडेंट लाइफ में हुए, हाँ देखो आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं MA पार्ट 2 एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का हाँ जी। जो पार्ट 2 का एग्जाम है जेल से दिया था। अच्छा, मैं जेल से अंदर दिया था उस वक्त, अच्छा अच्छा तो पेपर अंदर से दिए थे एंड आई स्टूड फर्स्ट इन माय डिपार्टमेंट। अच्छा मैं एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट के जो हमारी चलती थी ना उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। अरे वाह इसलिए मेरे को JRF मिला था वहां पे। ठीक उस वक्त 400 रुपये मिलते थे सिर्फ, ठीक ठीक। जिसके आप 35,000 रुपये। अच्छा हाँ। तो पॉलिटिक्स में भी एक्सेल कर रहे थे आप, पढ़ाई लिखाई में भी हो? हाँ, दोनों थे। जेल लाइफ आपकी? देखो उस वक्त 2 एजिटेशन हुई थी। सबसे हाँ जी। पहले 72 में ना मोगा में एजिटेशन हुई जो हाँ जी। पंजाब में बहुत मशहूर है हम्म, कि सिनेमा के सवाल पर स्टूडेंट्स का क्लैश मोगा में हुआ, हम्म, वहां पे स्टूडेंट मारे गए थे। हम्म, तो सारे पंजाब में वो स्प्रेड हो गई थी एजिटेशन, मोगा एजिटेशन। ठीक है ठीक है। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, हम्म, तो SFI में थे कुछ लड़के, वहाँ PSU के थे बहुत ज्यादा, क्योंकि PSU का एज था उस टाइम। ठीक है। तो उसमें हम बहुत सरगर्म हुए। हम्म, सरगर्म हुआ, सिट्टा ये हुआ कि उसी वक्त फिर 74 में आके जब मैं MA पार्ट 2 में था आई थिंक, ठीक एग्जाम शुरू होने वाला था, मैं गांव से आया, यूनिवर्सिटी उतरी के यूनिवर्सिटी खुल गई एजुटेशन के बाद, मेरे को यूनिवर्सिटी गेट पर ही अरेस्ट कर लिया। अच्छा। तो अरेस्ट करके अंदर चले गए। इतने में मार्च में एग्जाम आ गए, तो 2.5 महीने अंदर रहे, फिर उसके बाद बेल हुई। अच्छा, अंदर से एग्जाम दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आई थिंक इन 77 में आके ना, जब ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन की एजिटेशन चल रही थी DYFI की, तो उस वक्त मेरे को राजपाल से अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कि यूथ में भी एक्टिव है। तो फिर मैं 2-2.5 महीने पटियाला जेल में रहा। ठीक है ठीक है। तो ये 2 बार मेरे को जेल जाने का मौका मिला। मुकदमे बहुत दर्ज हुए, मुकदमे स्टूडेंट लाइफ में पता नहीं कितने हुए और कितने चले गए, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। अब किसानों में आपको बता देंगे कितने आप बाद में बताइए। तो भंगू सर ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल हुआ है किसान ऑर्गेनाइजेशंस का, तो पिछली बार कैसे आसानी से पहुंच गए थे सिंगू बॉर्डर पर? ये ऐसी मुश्किलें सामने आई थी? देखो आसान पिछली बार भी नहीं था। पिछली बार फिर भी सरकार है ना जो इतनी डिटरमिन्ड नहीं थी जो इस बार हुई है। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया वहां एजुकेशन का कि थोड़े हल्के बैरिकेड लगे थे। और एक दूसरा फैक्टर ये था पंजाब में ना, पंजाब की ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड थी उस टाइम। ठीक है, एक भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर नहीं थी। 32 के जो फैक्ट्री इस बार नहीं है। ठीक है ना, 32 ऑर्गेनाइजेशन, आम लोगों का भी पब्लिक ओपिनियन हमारी सपोर्ट में था। बिल्कुल। तो जब शंभू गए थे, हम गए तो इस करके थे कि शंभू पर ही मोर्चा लगाएंगे, और क्योंकि हजूम इतना इकट्ठा हुआ, वो बैरिकेड टूट गए और हजूम ने धकेल दिया ना, वो सब दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके सिंगू पर फिर लगा लिए सरकार, वहां बहुत जबरदस्त था, हम वहीं रुक गए। ठीक है, और आपको पता है कि 13 महीने एजिटेशन चली, पीसफुल रही, उसमें हम जितने कानून रद्द हुए। हाँ जी, ठीक है। पर इस बार थोड़ा डिफरेंट था। सरकार ने एक्सपीरियंस करके कि ये लोग तो बहुत फाइटर हैं, इकट्ठे होके आते हैं, उठते नहीं अगर जाएंगे। तो इस बार उनको यही पता कि ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड है। एजिटेशन जीतने के बाद आपको पता है कि पंजाब की 32 ऑर्गेनाइजेशन की ना फ्रेगमेंटेशन हो गए, नाउ 65 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अच्छा, और उसके अंदर 3 SKM बन गए। एक SKM तो बना लिया नॉन पोलिटिकल। हाँ जी, जो डलेवा साहब है, जो भी चल रहा है, ये नॉन पोलिटिकल बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऑफिशियल SKM को कह दिया कि पोलिटिकल है। अच्छा, एक इसमें से गुरनाम सिंह जुड़ूनी निकल गया बड़ा, उसने SKM 2 के नाम पर कर दिया, SKM 2। अच्छा जी, इसलिए तीन SKM हो गए। 3 SKM हो गई है। इनके अंदर जो 2 फॉर्म अब चल रहे हैं ना, देखो आपकी जानकारी के लिए। हाँ जी, जगजीत सिंह डलेवा SKM नॉन पोलिटिकल, एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी लेड बाई सरवण सिंह पंधेर। ठीक, ये जो पंधेर वाला फोरम है, ये हमारे से इसकी कोऑर्डिनेशन दिल्ली में भी नहीं थी। ठीक है, जहां पे टोटल पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन या देश का संयुक्त किसान मोर्चा बैठा था ना, ये हमारे से 15 दिन बाद दिल्ली गए, और 15 दिन बाद जाके हमारे से आगे बैठ गए। आगे मतलब दिल्ली की तरफ ना। हमारे आगे तो निहंग सिंह बैठे थे। हाँ जी, उसके आगे पूरी बारबुड वायर बैरिकेड पुलिस खड़ी थी।
तो इनके आगे कुछ भी नहीं था। ये किसी और रास्ते से आए थे? ये किसी और रास्ते से पता नहीं कैसे ठीक है। कौन लेके गया इनको, कैसे गए, हम्म। तो हमारे से आगे बैठे। एक तरह से दिल्ली के अंदर ये बैठे थे, हाँ, हम लोग बॉर्डर के हम बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली की तरफ बैठे थे। हाँ। और जो 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ ना, फिर जब ट्रैक्टर परेड थी, तो जो रूट संयुक्त किसान मोर्चे को दिया था, हम तो उस रूट पर चलने वाले थे। पर ये लोग जो पंधेर वाले थे, इन्होंने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया कि देखो जी हम तो लाल किले जाएंगे, हम इस रूट पर नहीं जाएंगे। इनसे बड़ी कोशिश की, बातचीत हुई, पर ये नहीं माने। तो ऐसा ही किया इन लोगों ने कि जिस दिन परेड शुरू होनी थी, हम तो 10 बजे चलने वाले थे, ये लोग 8 बजे सब बैरिकेड वगैरह हटा के वहां से आरामी से कंफर्टेबली लाल किले पहुंच गए। ठीक है। और वहां पे वायलेंस हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ। सारी परेड हमको वापस लेनी पड़ी। इसलिए हम उस वक्त भी कहा था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ना तो एसकेएम का पार्ट है, ठीक है, बल्कि इन्होंने किसी न किसी तरह एट द इंस्टा ऑफ गवर्नमेंट मोर्चे को खराब किया, वायलेंट बनाया, डिसरप्ट किया। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एट द इंस्टांस ऑफ गवर्नमेंट कहा, एट द इंस्टांस ऑफ गवर्नमेंट उस टाइम। ये तो एलिगेशन है इनके ऊपर। यस यस, परमानेंट एलिगेशन अब भी। ठीक है। अब भी एलिगेशन के ऊपर ही है। तो अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बैठी हैं। एक तो पंधेर वाला फोरम है, हाँ जी, वही बोल रहे हैं कि हमारे साथ कोई देश के 8-10 ऑर्गेनाइजेशन है। जगजीत सिंह डलेवाल जी बोलते हैं कि मेरा नॉन पॉलिटिकल है, मेरे पास भी पंजाब की 3-4 ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ भी है। ठीक है। जैसे बलदेव सिंह सिरसा एंड अदर्स, सुरजीत सिंह फूल एंड अदर्स, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है जो 32 में से टूट गई थी। ठीक है। या 2 बन गई थी उनके। उनका एक पार्ट हमारे साथ है, एक पार्ट उधर चला गया। ठीक है। इसलिए 4-5 उनके साथ है, उनके साथ है। ये दोनों फोरम ने कोई देखो इशू को डिफरेंट नहीं है। जिस इशू को वो लेके बैठे हैं ना, एसकेएम तो इसी इशू को लेकर बड़ी देर का देश में लड़ रहा है। ठीक है। जब दिल्ली से आंदोलन सस्पेंड भी किया, उस वक्त भी तो यही थे ना कि एमएसपी की लीगल गारंटी दो, बिल्कुल, केस विड्रॉ करो, लखीमपुर खीरी के फार्मर्स को इंसाफ दो एंड अदर्स। ये इशू थे। डब्ल्यूटीओ वाला जो भी, डब्ल्यूटीओ वाला भी, जिन पर सरकार ने प्रॉमिस भी किया था, और उस बाद की कमेटी भी फॉर्म कर दी थी। पर कमेटी पे यार बातों पे मैं भी आऊंगा आपके साथ। अभी डिफरेंसेस के बावजूद, जैसे गवर्नमेंट अभी जिस डिटर्मिनेशन के साथ वहां पे संकल्प के साथ बैठी है कि दिल्ली नहीं जाने देना, किसी भी कीमत पे इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, और उसको लेकर टीयर गैस का यूज करना, ड्रोन का यूज करना पहली बार देखने को मिला। वहां पे साउंड कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पैलेट गन का यूज करना, रबर बुलेट्स का यूज करना। जिस तरह से सरकार का जो ये संकल्प है कि आगे नहीं जाने देना है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये क्या गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि एक चुनी हुई सरकार देश के सिटीजन्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने से इस तरह से रोके? देखो ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब हम दिल्ली में थे, जब दिल्ली में पीआईएल हुई ना कि सिंघू पर किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो पीआईएल की सुनवाई हुई, तो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे रिस्पोंडेंट इम्प्लीड भी कर लिया। ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये ब्लॉकेज जो किया किसानों ने नहीं किया। किसान तो दिल्ली उसमें मैदान में आ रहे थे जहां मोर्चा रखा था। ये तो हरियाणा सरकार ने और दिल्ली ने वहां बैरिकेड लगाए थे, और अभी भी ब्लॉकेज गवर्नमेंट ने किया होगा। अभी भी ऑब्जर्वेशन जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दी इसके ऊपर, एग्जैक्टली ही ऑब्जर्वेशन, हाँ इसके ऊपर, ठीक है, कि देखो किसान तो पूरा मन दिल्ली का प्रोग्राम था, वो तो दिल्ली जा रहे थे। हाँ जी। आप पैसे दो उनको, हरियाणा में दिल्ली जाने दो। तो आपने इतने बड़े, वो भी इन एडवांस, उन्हें 13 तारीख को आना था ना। हाँ। ये तो 3-4 रोज पहले लग गए थे। वहां 3-4 लेयर जो कंक्रीट के दीवार खड़े करके बैरिकेड, और इवन रोड्स के अंदर बिल्कुल सरिये कर दो। हाँ जी। ये तो बिल्कुल ही जैसे भी 2 देश होते हैं ना। हाँ। कि उधर नहीं जाने देना, ऐसे कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, वायलेशन है, तो देश इसको हम कंडेम करते हैं। हाँ। इससे पहले भी प्रोटेस्ट देश में होते रहे हैं, कोई पहला प्रोटेस्ट तो है नहीं है। दिल्ली लोग जो जाते रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग जाते रहे हैं, तो पिछली सरकारें ऐसे प्रोटेस्ट को कैसे डील करती थी? क्योंकि ये तो फर्क देखने को तो मिल रहा है, जैसा एग्जांपल जो सेट किया इन्होंने, ऐसा पहले देखने को नहीं मिला। पहले सरकारें कैसे डील करती थी प्रोटेस्ट को? देखो पहले सरकारें भी, वायलेंस तो पहले भी हल्का हो जाता था, ठीक है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो इतने रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं करते थे। इस सरकार का तो एक क्वालिटेटिव अंतर है, जो बीजेपी की मोदी सरकार है ना, इसका तो क्वालिटेटिव अंतर है कि दिस इज मेनली गाइडेड बाय आरएसएस। ठीक है।
और ऐसी एक फंडामेंटली फासिस्ट पॉलिसी इसके पीछे है। ये तो कर रहे हैं कि सब डेमोक्रेसी खत्म करो, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करो, सब फंडामेंटल राइट्स भी खत्म कर दो। ये तो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं लोगों से, जिस तरह हमारे देश के लोग है ही नहीं, ये पराई देश के लोग हैं। ये गलत है बिल्कुल। ये सरकार तो बिल्कुल फासिज्म की तौर बढ़ रही है, इसका ये अंतर तो है। अच्छा, एक बात और बड़ी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो जो असल मुद्दा है किसानों का इस वक्त एमएसपी को लेकर, उस पर डिबेट कम कर रही है। ये डिबेट ज्यादा कर रही है कि ये कैसे किसान है जो रेंज रोवर में आ रहे हैं, ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा के आ रहे हैं। तो अब इसके बारे में अगर बात हम ये देखें कि चाहे ट्रैक्टर मॉडिफाइड है या वो जो पंखे वगैरह यूज कर रहे हैं टीयर गैस को वापस धकेलने के लिए, या पतंग से ड्रोन को नीचे गिरा रहे हैं, ये सब उनका डिफेंस की तरह ही देख रहे हैं इसको। देखो ऐसा है ना कि जब पहले भी हम दिल्ली गए थे, हाँ जी, तो जैसे राशन 6 महीने का इकट्ठा करना, अपना सारा सामान लेके जाना। अच्छा, ट्रैक्टर भी आम ट्रैक्टर के आगे लगा ही होता है, वैसे मॉडिफाई नहीं करवाते हैं, बिल्कुल सपोर्ट के लिए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ ना, कोई थोड़ा हम लगा के रखते हैं वैसे, ठीक है, तो लगा होता है। पर इस बार जो सरकार ने पॉलिसी अपनाई ना, ये ड्रोन तो कभी यूज नहीं हुए, कभी यूज ये तो पाकिस्तान वाले यूज करते हैं। हमारे देश में थोड़ा हुआ है कि आप 2 किलोमीटर ड्रोन चलाओ, और वो भी टेरिटोरियल जुडिक्शन को वायलेट करके पंजाब की टेरिटरी में चलाओ। ये तो बहुत गलत था। पहले तो गन्स भी पहले यूज नहीं हुई, कश्मीर में सुनते थे, वहां होते थे। इवन टीयर गैस शेल्स भी हैं जो वो भी आउटमोडेड, और जो पानी की बछाड़े हैं ना, उसके अंदर भी किसानों ने बताया कोई केमिकल है, कलर डाला जो बॉडी को जलता है। अच्छा, ये कलर का पता लगा था कि कलर डाल दो ताकि अगर बंदा के भागे वजह पता लग जाए कि ये वहां पे शामिल था। न्यू टेक्निक्स है। अगर न्यू टेक्निक्स सरकार अपने लोगों पर हमला करने के लिए कर रही है, तो लोगों ने डिफेंस तो करना ही है ना। तो वो भी कोई मास्क पहनो, कोई एनक लगा रहा है, कोई पतंग से उसको गिरा रहा है, अपना बचाव तो कर रही है। दे हैव एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। हर सरकार जो एक नारा जरूर लगाती है, जय जवान जय किसान का। कोई किसान अगर सुसाइड कर ले तो उसको सिंपैथी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट करे, ऐसे करे, तो खूब शोर मचता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, रोड ब्लॉक होती है, तो एक हो हल्ला शुरू हो जाता है कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, रास्ते रोकने का इनको किसने हक दिया है। अभी इसका रिसेंटली एक फिल्म भी आ रही है कागज 2 के नाम से, उसका ट्रेलर ही आया है बस अभी। उस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई रोड ब्लॉकेज होती है, कोई स्ट्राइक होती है, तो आम जो लोग हैं उससे बहुत ज्यादा सिवियरली अफेक्टेड होते हैं। और उसमें ये दिखाने की कोशिश गई है, जो कि ट्रेलर से पता लग रहा है, कि ये धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट जो है बंद होने चाहिए, बैन होने चाहिए। एक तरह का एक नैरेटिव उसमें दिखाया जा रहा है, ये कि प्रोटेस्ट वगैरह तो बंद हो जाए। अब किसी भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के लिए तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा कि प्रोटेस्ट करना, सड़क रोकना, बंद करना, स्ट्राइक करना सब बैन हो जाएगा। देखो, पीसफुल प्रोटेस्ट तो फंडामेंटल राइट है, पर जब सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट से बात सुनेगी नहीं, मानेंगे नहीं, तो फिर क्या तरीका है एजिटेटर्स के पास? ठीक है ना, वो सड़कों पर आते हैं, वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, पब्लिक को 2-4 घंटे इनकन्वीनियंस होती है। ठीक है, पब्लिक की उस अप टू सम एक्सटेंट सिंपैथी भी होती है कि देखो उनकी बात तो सुनते नहीं, और क्या है सरकार से वो कैसे मत्था लगाएंगे कि कहीं तो प्रोटेस्ट करके साइड पे प्रोटेस्ट होगी, विच विल बी इन द पब्लिक व्यू। अब चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में हमको कह देते हैं कि 25 सेक्टर में बैठो, शमशान घाट के पास। हाँ जी, एजिटेशन वो है विच इज इन द पब्लिक व्यू। हमको 17 में बिठाओ, 34 में बिठाओ, कहीं 25 में कौन देखता है? इसलिए एजिटेशन में जब सरकार को प्रेशर पाना है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पर आपको आना पड़ेगा। और उसका अगर आप इन एडवांस इन्फॉर्म कर देते हो ना, देखो कि हम फलानी तारीख को 2 घंटे के लिए रोड ब्लॉक करेंगे या 2 घंटे रेलवे ब्लॉक करेंगे, तो लोग अपना अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं। पब्लिक की सिंपैथी भी होती है। हमने तो पंजाब में दिल्ली जाने से पहले पंजाब बंद भी हुआ, हाँ जी, कितनी रोज रेल भी बंद रही, सड़कें भी बंद रही, और लोगों की सिंपैथी बहुत हमारे साथ थी। सिंपैथी रही, और इनकन्वीनियंस ना हो लोगों की तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार की है, सरकार को ही चुना है लोगों ने। जैसे डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक कर दें तो कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि किसी पेशेंट की डेथ हो जाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे होनी चाहिए, ना कि जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। वो प्रोटेस्ट पे ना जाए, उनकी बातचीत सरकार सुने, ये जिम्मेदारी सरकार की है जिसको लोगों ने चुना है। ऐसी क्यों मजबूरी पैदा हो जाए लोगों को कि उनको ऐसा एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़े। खैर, एक भंगू सर हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारे देश का, उनको सड़कों पे नहीं कभी आना पड़ता, उनकी सारी डिमांड्स मीट आउट हो जाती है, उनके लोन भी माफ हो जाते हैं,
और कई तरह के उनको बेनिफिट वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन किसानों को और आम लोगों को अपनी छोटी से छोटी डिमांड को बनवाने के लिए भी रोड्स पे ही आना पड़ता है। और जब इनके लोन माफ होते हैं कॉर्पोरेट्स के, या इनको सब्सिडी दी जाती है, तो कोई शोर भी नहीं मचता। लोग कहते हैं ठीक है, गवर्नमेंट जो है प्रो बिजनेस काम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब किसानों के लोन माफ होते हैं या बिजली उनको मुफ्त मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा एक मतलब तिरछी नजरों से देखा जाता है। तो ये इंप्रेशन क्यों है? देखो, सिस्टम कुछ ऐसा बना है ना कि जो डेवलपमेंट का पाथ है वो कैपिटलिस्ट पाथ है, सोशलिस्ट पाथ तो है नहीं। जब कैपिटलिस्ट पाथ है तो कैपिटलिस्ट को ही छूट मिलती है। अब सरकार ये सोचती है कि अगर देश की कोई डेवलपमेंट होनी है, विकास होना है, ग्रोथ होनी है, तो कुछ लोग के कैपिटलिस्ट बड़े ट्रेडर्स या कॉर्पोरेट्स ही करेंगे, दूसरे नहीं करते हैं। उनको तो ये मानते ही नहीं। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स का ज्यादा रहता है सरकार को। कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट भी दो, कंसेशन भी दो, पॉलिसी भी उनके से बनाओ। और मोर ओवर कॉर्पोरेट्स फिर जब इलेक्शन होती है तो बड़ा हेवीली फंडेड भी करते हैं उनको। हाँ, वो इलेक्टोरल बोर्ड का मामला वो सारा आया, आपके सामने हाथ हो गया कि कितना उसके अंदर सारे वही लोग थे। हाँ जी, 57-60% तो ही नहीं कहता बीजेपी का, 16,000 करोड़ तो वो करते हैं। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट भी सर्व करते हैं ना, दोनों के रेसिप्रोकल है। वो उनको सर्व करते हैं, उनको सर्व करते हैं। लोगों से क्या लेना देना है इनका। तो इसलिए कॉर्पोरेट्स को तो उनकी तो सेवा करनी है, उन्होंने करते रहते हैं। और अब भी पॉलिसी ऐसी है कि जो लड़ाई दिल्ली भी लड़ी वही तो कॉर्पोरेट्स के खिलाफ थी ना, क्योंकि 3 कानून ऐसे जो फार्म लॉज थे, वो टोटल एग्रीकल्चर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कॉर्पोरेट्स को हैंड ओवर करने कानून थे वो, कि आपकी मार्केट खत्म करो, एमएसपी खत्म करो, सब्सिडी खत्म करो, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, कभी देश में ऐसा हो जाए उसकी स्टॉक की लिमिट कितनी है उसको भी खत्म कर दो, जितना मर्जी ट्रेड जितना मर्जी जमा कर ले, सारी वो लिमिट कंट्रोल ही खत्म कर दो उसके ऊपर। इसी के खिलाफ एजिटेशन थी ना। तो अगर कानून रिपील भी हो गए तो कहने की सरकार उस पॉलिसी तो फिर भी चल रही है, उसको बंद नहीं कर रही। पंजाब में सही लोग देखो कितने खुल रहे हैं, 27 की परमिशन इन्होंने दी है। आस्ता आस्ता उस नीति पर चल रहे हैं ये, कि टोटल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीति है कि ओपन ट्रेड, ओपन मार्केट, फ्री कंपटीशन, इसके ऊपर आओ। तो इसमें फिर कॉर्पोरेट रिच ही बचेगा, दूसरा से बचेगा। अच्छा बंगू सर, ये बताइए कि जो लोग खेती के साथ नहीं जुड़े हुए हैं ना, उनको इस बारे में जानकारी बड़ी कम है कि एमएसपी क्या चीज है और फसल उगने के बाद मार्केट तक कैसे पहुंचती है, कौन खरीदता है, गवर्नमेंट खरीदती है या प्राइवेट प्लेयर्स खरीदते हैं। थोड़ा एमएसपी के बारे में बताइए, सिंपल शब्दों में एमएसपी क्या है और ये डिमांड क्यों है किसानों की कि एमएसपी होनी चाहिए। देखो, एमएसपी शुरू से है नहीं थी। हाँ जी, जब देश में अनाज की कमी आई ना, आपको 1962 से पहले 62-63 में, तो उस वक्त तो जो हमारा देश है ना, अनाज बाहर से मंगवाता था। ठीक है। PL 480 एग्रीमेंट था, उसके तहत अनाज बाहर से आता था। देश में इतना अनाज है ही नहीं था। तो उस वक्त फिर आई कि सेल्फ डिपेंडेंट अनाज पर देश को बने। ठीक है। तो फिर एमएसपी का कंसेप्ट आया कि तब बनेगा अगर कोई ना कोई सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को हम देंगे, इंश्योर करेंगे, फिर ही कोई उगाएंगे ना उसको। अगर कोई प्राइस ही कोई नहीं कैसे करेगा। तो इसलिए 1965 में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, APC। ओके। तो उस वक्त एमएसपी का कंसेप्ट आया। तो वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू होता है। फिर बाहर से नए बीज, खाद, मशीनरी ये आनी शुरू हुई। एमएसपी का मेहनत है कि आप पैदा करो, क्योंकि कणक और चावल की जरूरत थी जाता देश में बहुत ही, ठीक है, कि पैदा करो ज्यादा, तो आपको कम से कम जो कीमत है सरकार इंश्योर करेगी, ये तो मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उसकी कैलकुलेशन कैसे? ये बहुत बड़ी बात थी, उस पर आएंगे हम आगे। ये बहुत बड़ी बात थी। वो पता कि हमें इतनी चीज पैदा कर ली, मार्केट में जाएंगे, मेरे को पहला पता कि इसकी 2000 रुपये पर क्विंटल कीमत है। ठीक है। तो मैं अपना देखूंगा कि मैं इतने किले बीजने हैं, इसकी इतनी कणक, इतनी जीरी है, जो भी है कीमत का पता है। ठीक है। और अश्योर्ड मार्केट है, ये भी मेरे को पता है। दूसरी फसलें किसान इस करके नहीं बीजेगा जिसकी कीमत नहीं पक्का पता है उसको, और उसकी मार्केटिंग का कोई पता नहीं है। ठीक है।
तो एमएसपी सरकार ने फिर जो कैलकुलेशन शुरू की कि जो प्राइस कमीशन था कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, ठीक है, कि इसका देख लो आप, किसान इसमें खाद कितनी डालेगा, मशीनरी कितनी होगी, और बिजली पानी कितना आएगा, पेस्टिसाइड वगैरह कितनी आएगी, जो सारा उसकी लेबर कितनी होगी फैमिली की, ये प्राइस कमीशन कैलकुलेट कर लेता था। वो करके मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ठीक है, कि मिनिमम कर देते हैं, उससे कोई ट्रेडर खरीदता है ऊपर खरीद ले, ये थी। उससे कम नहीं खरीदेगा, उससे कम नहीं, नहीं कम तो कहा ही नहीं ना, ये तो लड़ाई चल रही है, ठीक है, उन्होंने कर दी। पर कुछ समय था वो एमएस, क्योंकि देश में अनाज की तो कमी थी ना उस वक्त एमएसपी बिक सकता था। जो जो अनाज बढ़ा, पंजाब के किसानों ने मेहनत करके 50% इसमें चावल में और 40% कणक में देश का जो सेंट्रल पूल उसमें हिस्सा पाया, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। तो सरकारें करती थी, पर ऐसा ऐसा जो जो फिर इनपुट्स, देखो दो चीजें हैं ना, कि हम तो जो एग्रीकल्चर में पैदा किया उसका तो सरकार ने कीमत नियत कर दी, फार्मर्स ने नहीं की, ठीक है, ऐसी तो कोई पॉलिसी है नहीं कि जो किसान उगाएगा वो कीमत आप ही फिक्स कर ले, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ठीक है, चाहे हम मांग भी करे कोई है नहीं। पर जो इनपुट्स हम लेते हैं, फर्टिलाइजर, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, बाजार से ले रहे हैं, सीड्स, वो कारखानों से बढ़ते हैं, कारखाने वाले एमआरपी पहले लगा देते हैं, ठीक है, वो तो फिक्स कर देते हैं उसको। तो सरकार ने ग्रेजुअली इतने लंबे समय में 67, 68 से इन चीजों को चेक नहीं किया, किसानों की एमएसपी पर तो कैप रखी, ऐसा नहीं कि इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दें, महंगाई तो बहुत बढ़ती चली गई, जैसे सर्विस सेक्टर है, हर 10 सालों बाद पे कमीशन आ गया, तनख्वाहें बढ़ गई, ठीक है, पर किसानों की एमएसपी को चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई, पर उसको उस रेशो से बढ़ाया नहीं, प्राइस इंडेक्स रेशो से नहीं बढ़ाया, रेशो से नहीं, प्राइस इंडेक्स से जोड़ा, ठीक है, जितनी इनपुट्स की कीमतें बढ़ी उससे नहीं, उसमें बहुत कम वाधा हुआ, बहुत कम। तो नतीजा हुआ कि इनपुट्स की कीमत तो अनचेक्ड चलती रही, क्योंकि कारखानों से बनी, सरकार ने किया नहीं, वो तो कई कई गुना ज्यादा बढ़ गई। जो एमएसपी थी प्रोड्यूसर्स की, वो उस प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ी, तो इनमें गैप बहुत बढ़ गया इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, गैप इतना ज्यादा हो गया कि किसान कर्जई हो गए उसके बाद। तो अब सबसे लड़ाई अब ये है कि एमएसपी जो सरकार कह रही है उसको सरकार इंश्योर नहीं करती। देखो फायदा तो फेयर है ना, हम दिल्ली लड़ते थे, हाँ जी, तो जब बातचीत होती थी ना एमएसपी पर, तो खेतीबाड़ी मंत्री ने बोल देना कि मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हम कहते थे एमएसपी मियरली अनाउंस करना, इट इज नॉट द एमएसपी, विदाउट प्रोक्योरमेंट अश्योर्ड मार्केट एमएसपी हैज नो मीनिंग। तो अभी देश में यही चल रहा है, पंजाब में एमएसपी है, सारे देश में 23 फसलों पर एमएसपी है, और पंजाब में खरीदते किसको है, सिर्फ ये कणक और जीरे, ठीक है, कपास की और गन्ने की अलग से है वो, ये दो खरीदते, बाकी खरीदते नहीं। प्रोक्योरमेंट इंश्योर कैसे होगी? प्रोक्योरमेंट इंश्योर तो सरकार करे। देखो लीगल गारंटी हम इसी को बोलते हैं ना, सरकार, ये नहीं हम बोलते कि सरकार टोटल जितनी भी किसान प्रोड्यूस करता है, हम कणक और जीरी तो नहीं ना, इसमें तो कितनी और फल्स हैं, ऑयल सीड है, पल्सेस है, अच्छा, हर प्रांत के अंदर अलग अलग है, कहीं कोई फसल हो रही, कहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं कि सरकार सारा ही खरीद ले, इट रिक्वायर्स ह्यूज बजट, ठीक है, हमको ही पता है, पर हमारा तर्क ये है कि आप सारा ना खरीदो, प्राइवेट ट्रेडर भी खरीद रहा है उसमें, और प्राइवेट ट्रेडर्स को आप ऐसा करो कि ही विल नॉट बी अलाउड टू परचेज बिलो द एमएसपी, बिलो द एमएसपी, ठीक है, अगर एमएसपी से नीचे वो खरीद करे देन इट शुड बी ए पनिशेबल ऑफेंस। यही लॉ चाहते हैं आप? ये लॉ चाहते हैं, लीगल गारंटी है, यही लॉ है। अच्छा पंगू सर, एक बात और बताइए कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो एमएसपी का जो मामला है उसको क्या स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसके ऊपर लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट? देखो सीएसीपी जब बनी है ना, एमएसपी सीएसीपी से जुड़ी हुई है। सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, पहले इसको कहते थे एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, 1985 में इसका नाम सीएसीपी रख दिया, ठीक है, सीएसीपी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, वही तय करता है, एमएसपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है, स्टेट नहीं करती, ठीक है, ठीक है, इसलिए
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो एमएसपी पर कोई ले आ नहीं Law सकती, नहीं बना ऐसे। सकती। ले आ नहीं सकती, ये सेंट्रल में ही है। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, पर एमएसपी के दायरे से बाहर है। एमएसपी के दायरे से बाहर है, तो सेंटर में है ये। तो वो पहला प्रोटेस्ट चला था उस वक्त, उसमें एमएसपी की बात उठी थी, तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि कमेटी बनाएंगे हम, और उसमें एसकेएम से भी जो है रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे बीच में। तो कोई शामिल हुआ उनकी कमेटी में और क्यों नहीं हुआ? देखो सरकार ने बड़ा धोखा किया था उस टाइम, हाँ जी। कमेटी इन्होंने बना दी, और जो कमेटी में मेंबर लिए थे ना, अपने अखबार में पढ़ा होगा उस टाइम, वो मेंबर्स के वो तो नाम तो मेरे दिमाग से निकल खड़े थे, गुलाटी वगैरह, ठीक है, जो प्रो फार्मूलाज थे, अगेंस्ट नहीं थे उनके प्रो थे। 3 मेंबर बनाए उन्होंने, 3 उनके प्रो थे। ठीक है। और जब हमने देखा तो उसी वक्त कहा कि हम इस कमेटी में नहीं आएंगे, बाइकआउट करेंगे। ठीक है। और नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग ये बनी थी कि जितने सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इक्वल फार्मर्स के होंगे उसके अंदर। ओके। और फार्मर्स का उसका चेयरमैन होगा फार्मर की तरफ से, ठीक है। फिर कमेटी बनेगी। सरकार ने वो कमेटी बनाई नहीं, 4 मेंबर बनाए जो कानूनों के पक्ष में थे, तो हमने उसका बाइकआउट कर दिया, उसको कोई फायदा नहीं था फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो प्रेमे फेसे नजर आ रहा था कि इसमें नजर आ रहा था उसको निकलने वाला नहीं। अच्छा, इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में ना, फिलहाल अभी हम यूरोप में देखें अगर, तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका भी मेथड यही है, वो ट्रैक्टर लेके जो है शहरों की तरफ चल पड़ते हैं, और वहां पर भी उनकी एक डिमांड है कि फ्री ट्रेड से गवर्नमेंट जो है बाहर निकले। और यहाँ पर भी वही डिमांड अभी हम उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है डब्ल्यूटीओ से बाहर निकले। डब्ल्यूटीओ क्या है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ का मेंबर रहती है तो किसानों को उससे क्या दिक्कत है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में बन गई, जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने ये था कि देश है, दिस इज वन मार्केट, और इसके अंदर दुनिया वन मार्केट, इसके अंदर फ्री ट्रेड हो, ओपन मार्केट हो, एंड फ्री कंपटीशन हो। ठीक है, ये था। फिर देखो अमीर और गरीब देशों का फिर कैसे चलेगा? अमीर देश तो बोले गरीब कैसे टकराएंगे उनसे? गरीब तो मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। एक बस कॉर्पोरेट बड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, दूसरी तरफ गरीब है, वो कैसे करेंगे? किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसका? हाँ। तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर थी, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर के संबंध में उन्होंने कहा कि एक तो सब्सिडीज और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो देश दे रहे हैं ना, इसको आस्ता आस्ता कैप करो, उसको बंद करो। ये डब्ल्यूटीओ का कहना है। डब्ल्यूटीओ का, अगर वो इसका मेंबर है तो ये मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा, कोई भी है, ठीक। क्योंकि तभी जो ओपन मार्केट में जो दूसरे देश हैं अमीर, उनके पास तो ज्यादा सब्सिडीज है, अनाज भी सस्ता है, वो सस्ता अनाज दूसरे ले आएंगे, फिर चीप इंपोर्ट जिसको कहते हैं ना हो जाएगी फिर। ठीक है। तो गरीब देशों का किसान है अपने मर जाएगा। तो वो डिक्टेट कर रहे हैं इन देशों को कि आप सब्सिडी भी बंद करो और एमएसपी भी बंद करो। पर हमारे देश जो इंडिया भी इनका मेंबर है 95 में बना, और 95 में इन्होंने पार्लियामेंट को भी विश्वास में, लोगों को भी विश्वास में लिया है कि ऐसी संस्था के मेंबर बन रहे हैं जिस पर हेजमनी अमीर देशों की, गलबा अमीर देशों का, आप मेंबर चाहे हैं, वो तो बैक बेंचर है, वहां पे पॉलिसी उनकी चलती है। तो इन देशों को उसी वक्त से डिक्टेट कर रहे हैं कि आप सब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाओ, सब बैरियर बंद करो, फ्री ट्रेड होना चाहिए, अनाज का, सर्विस का, ये मिल्क का, दूसरी चीजों जो है। तो इसके लिए हमारी सरकार तो हर मीटिंग के अंदर एक पीस क्लॉज है उसमें, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में। पीस क्लॉज का मायना है कि जो देश गरीब है वो अपने लोगों को राशन देना चाहते हैं, जैसे पीडीएस है हमारे, उसके अंदर, तो उसके अंदर एक प्रोविजन है कि वो कुछ समय ले सकते हैं उससे, कितना समय दे दो। अच्छा। तो हर बारी जो हमारी सरकार जाती है ना, अभी 26 से 29 तक हो रही है मीटिंग, हाँ जी, अबू धाबी में। कल हमने ट्रैक्टर मार्च से पुतले फूके ना डब्ल्यूटीओ के, इसीलिए तो हर बार ये कोशिश करते हैं कि उस पीस क्लॉज है ना, उसको एक्सटेंड करा लें और, ठीक है, समय ले लें, और क्या नहीं, हमारा देश गरीब है। अभी हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना फ्री राशन, हाँ जी, हो सकता है सारी आबादी को दे दें। तो ये जो फ्री राशन देना, ये डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट। तो वो कहते हैं एमएसपी ना हो तो फ्री राशन कैसे देंगे, ठीक है। अगर एमएसपी पर राशन अनाज खरीदेंगे ना तभी देंगे ना फिर, तो देंगे कैसे? सरकार खरीदेगी इन लोग, वो कहते हैं सरकार खरीदने एमएसपी ना हो तो कैसे देंगे फ्री राशन। तो इसलिए इनका कहना कि हमारा देश गरीब है तो हमको तो खरीद अभी करनी है, पीडीएस के लिए राशन चाहिए हमको, और एक्सटेंड करो। और इस बार तो मैं पढ़ रहा था हिंदू में आज
कि जब ये जा रहे हैं ना इस उसमें मांग करेंगे जाके कि पीस क्लॉज को परमानेंट बना दो हमारे लिए। ये डिमांड ये डिमांड है कि परमानेंट क्लॉज बनाओ कि हम खरीद करते जाएं। ठीक है। पर ये खतरा मंडराता रहेगा जब तक एग्रीकल्चर को WTO से बाहर नहीं निकालेंगे या देश WTO से बाहर नहीं आएगा, ये खतरा रहेगा कि MSP भी जाएगी, सब्सिडी भी जाएगी। ये किसान लड़ रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट वहां जाके पीस क्लॉज को परमानेंट करना चाहती है, इस बार जाएंगे क्योंकि देश के अंदर प्रेशर है। देश के अंदर देखो फार्मिंग लॉबी कितनी बड़ी है। हाँ जी, 60% तो लोग हैं जो फार्मिंग पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर इज द मेन की सेक्टर और मेन जड़ों पर ग्रोथ भी एग्रीकल्चर है हमारे देश के अंदर, इसलिए जरूरी है इनके लिए अभी ये। अरे खतरा रहेगा, लड़ना पड़ेगा इसका। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है, आमतौर पर बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वही बात है कि कॉर्पोरेट की तरफ पूरा ध्यान है, तो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग क्यों नहीं है? देखो अगर तो जैसे हमारी सरकार कह रही है ना कि इसको बनानी है नंबर 5 से 3rd इकोनॉमी, हाँ जी, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ मेन जो इंजन ऑफ ग्रोथ है ना वो एग्रीकल्चर बनानी पड़ेगी मेन। ठीक है। कोरोना काल में हमने देखा है कि टोटल जो सेक्टर्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, दूसरे सब डूबा गए थे, कुछ भी नहीं था। ओनली एग्रीकल्चर, हाँ जी, जिसने देश की ग्रोथ रेट को बचाया था। ग्रोथ रेट बढ़ा था उस वक्त और उस वक्त तो कहना शुरू कर दिया कि रिवर्स माइग्रेशन है, क्योंकि शहरों में तो काम खत्म हो गए थे। हाँ। फैक्ट्री बंद हो गई, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रही। हाँ। एम्प्लॉयमेंट केवल एग्रीकल्चर में रह गई थी। हाँ जी, ठीक है, तो उसमें रह गई थी। इसलिए अब जो फ्यूचर है, मैं कह रहा हूं फ्यूचर वर्ल्ड ओवर जो फूड आइटम्स है ना, फूड आर्टिकल्स अब इनका है। ये कहां से आएंगे? ये एग्रीकल्चर से आएंगे, उससे फार्मिंग से आएंगे। कारपोरेट्स क्यों दौड़ लगा रहे हैं सारे वर्ल्ड के अंदर कि जमीन खरीदो ज्यादा ज्यादा। बिल गेट्स सारे देशों में क्यों लाखों एकड़ जमीन खरीद रहा है। हमारे कारपोरेट्स को क्यों तेजी लगी हुई है कि जो छोटा किसान है उसको एग्रीकल्चर से निकालो। 85 फार्मर्स कहते हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी जो कल्टीवेशन है दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, वाइबल नहीं है, कि कारपोरेट्स को लेके आओ। वाई दे आर इंटरेस्टेड? इसलिए इंटरेस्टेड है कि जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है या फूड है, इसके अंदर ही इन द न्यूर फ्यूचर बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि लोगों ने अनाज रोटी तो खानी है, कपड़ा वो कम पहन लेंगे, रोटी खाएंगे, तो वो एग्रीकल्चर से आएगी। कपड़ा भी खेतों से ही आ रहा है, खेतों से आ रहा है, हर रॉ मटेरियल वहां से आएगा और कहीं से आएगा नहीं। तो इसलिए टोटल अब कारपोरेट इस तरफ भी लगे हुए हैं और सरकार इसको निगलेक्ट करना चाहती है। निगलेक्ट करना चाहती है, इसलिए सारे वर्ल्ड के अंदर देखो जो यूरोप वाले फार्मर्स है वो कई बार कहते हैं कि डिमांड एक कैसे है। हाँ जी, डिमांड एक कैसे है? डिमांड है अश्योर्ड इनकम। वर्ल्ड ओवर जो डिमांड है ना, MSP भी अश्योर्ड इनकम से जुड़ी हुई है। हम ऐसा नहीं कहते कि सब्सिडी दो, फ्री चीज दे दो हमको, बिजली फ्री ना दो, ठीक है, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम कहते हैं अश्योर्ड इनकम करो। हमारी इनकम जो प्रोड्यूसर्स की प्राइसेस है ना, एज पर डॉक्टर स्वामीनाथन रिकमेंडेशंस, C2+50% वो फिक्स कर दो, तो उससे इनकम बढ़ जाती है। C2+50% का थोड़ा बताइए क्या है? हाँ, देखो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन पर आते हैं हम। हाँ जी, ये आपको हो गई 2004 में। वैसे तो एग्रीकल्चर का क्राइसिस ना 1991 में शुरू हो गया था देश के अंदर। जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं ना, ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई है, पर ये अक्यूट बहुत हो गया 2000 में जाके। 2000 से 2005 तक तो बिल्कुल MSP फ्रीज हो गई थी देश के अंदर, कोई कीमत बढ़ी नहीं थी। और सबसे ज्यादा कर्जा सुसाइड उन 5 सालों में कमिट हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा। तो उसी टाइम में 2004 में नेशनल फार्मर्स कमीशन बनाया यूपीए गवर्नमेंट ने कि एग्रीकल्चर इन डीप क्राइसिस, इसको क्राइसिस से कैसे निकालना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो खेती बड़ी वैज्ञानी, उनको इनका चेयरमैन बनाया। हाँ जी, तो उनको कहा कि इसके लिए आप स्टडी करो, कोई रिकमेंडेशन को रिपोर्ट दो। उसने लिखा बहुत कुछ, 3 वॉल्यूम उसकी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी है, हाँ जी, पढ़नी भी नहीं।
और 2006 के अंदर जो बहुत रिलेवेंट है फार्मर्स के लिए, जिसको फार्मर्स लड़ भी रहे हैं, वो रिपोर्ट ने 2006 में दी, जिस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका क्राइटेरिया फिक्स करने में क्या हो, ठीक है, इरिगेशन पर कैसे हो, सब्सिडीज का क्या हो, लैंड रिफॉर्म्स क्या हो, वो बड़ी रिपोर्ट है। पर मेन उसकी एमएसपी पर यह थी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको ठीक कैलकुलेट करो। जो पहले सीएसईपी है तो उसकी कैलकुलेशन गलत करता है। गलत क्या है, वो अप्लाइड कॉस्ट, जिसको A2 कहते हैं। अप्लाइड कॉस्ट क्या है कि आप जितनी मशीनरी का खर्चा हो गया, खाद डाल ली, दवाई डाल ली, बीज डाल लिया, तेल का खर्चा हो गया, अप्लाइड कॉस्ट है, ठीक है, प्लस फैमिली लेबर, आपने जो काम किया, बस यही करता है इसको, और कुछ नहीं। ओवर एंड अबव डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं, उसकी टोटल कॉस्ट कंप्रीहेंसिव कॉस्ट बनाओ। कंप्रीहेंसिव में उसने एडिशन ये कहा कि रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड, ओके, किसानों के पास जो लैंड है तो वो उसका नहीं कोई है, कैसे उसका रेंट तो लगाओ, उसकी रेंटल वैल्यू, ठीक है। फिर जो वो खर्चा करता है उसके, देखो बैंकों से लिमिट बनी हुई है हमारी, किसी की 10 लाख लिमिट है, किसी 5 है, सब खर्चा उठा कोई आड़ती से उठाता है। जब फसल पर खर्चा करते हैं ना, किसान के पास अपने आप थोड़ा होता है, जब भी कोई स्प्रे करनी है पैसे उससे मांगने हैं, कोई भी चीज डालनी है आड़ती के पास जाना है या बैंक से पैसे लेने हैं, कि जितनी वो कैपिटल लगाता है प्रोडक्शन पर ना 6 महीने में, उसका सारी का इंटरेस्ट लगाओ। ये दो चीजें A2 में है नहीं, A2 प्लस FL में, ठीक है। तो अगर स्वामीनाथन का करें C2 बनाए इसको कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, तो MSP 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है इससे। ओके, अगर 2000 है तो एकदम 3000 हो जाती है, ठीक है, प्लस 50% हो जाता है। ये उन्हें फार्मूला दिया था, तो अब किसान इसके ऊपर लड़ रहे हैं। अगर वो लागू हो जाता है तो काफी इनकम इनहांस हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो इनपुट्स है ना, उसको भी तो चेक करना है। उसके लिए ऐसा थोड़ा है कि जिसने बढ़ाई अपनी मर्जी से उसको कीमत फिक्स कर दे, कोई ना कोई तो सरकार चेक करे ना, बिल्कुल, उस पर तो चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मांग कर रहे हैं हम कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिगार्डिंग MSP रिकमेंडेशन C2 प्लस 50% इसको लागू करो, और MSP की लीगल गारंटी करो। सरकार इंश्योर के कम से कम प्राइस, देखो हम जमीन खरीदते हैं, हर उसमें कलेक्टर रेट सरकार ने रखा, जमीन फिक्स है ना, कलेक्टर रेट से नीचे हम रजिस्ट्री करा नहीं सकते, ऊपर कराएंगे, ठीक है। तो सरकार ने अगर MSP फिक्स करी है तो उससे नीचे क्यों बिकने देती है? डिस्ट्रेस सेल होती है देश के अंदर, ठीक है, ठीक है। 30-40 लाख करोड़ रुपया डिस्ट्रेस सेल से किसानों को घाटा पैट चुका अब तक, MSP नहीं मिली जहां पे, ठीक है। तो इतना जो घाटा फिर किसान कहां से पूरा करेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि इसको स्टैट्यूटरी बनाओ, MSP से कोई कम खरीदे तो वो उसको पनिशेबल ऑफेंस हो, ठीक है। और किसी प्राइवेट को खरीदे, हमको कोई एतराज नहीं कि प्राइवेट MSP इन मार्केट में देखो, अगर मार्केट्स रहेंगी, सरकार खरीदे, कोई ट्रेडर जाता है हमारे वजह से हम भी खरीद सकते हैं, और अगर MSP 2000 है उसे 2010 खरीदे जाए और ऊपर खरीदे उससे, तो यही लीगल गारंटी है। सरकारी जी नैतिक ड्यूटी सरकार की बनती है ना, अगर उन्होंने चीज फिक्स की है उसको इंश्योर तो करें। वो यहाँ प्लाटों में रजिस्ट्री करते हैं और स्टेट हाउस फिक्स करता है कि ये तो जी मिनिमम कीमत है, इससे ऊपर दो बोली, तो यहाँ क्यों करते हैं फिर, ठीक है, उनसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ठीक है हमारा कहना, ठीक है। भंगू सर, ये अभी अब SKM की क्या इसको लेकर पोजीशन है, MSP को लेकर, कब इसको लेकर एजिटेशन शुरू करेगा SKM, या इस जो चल रहा है अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसी को ज्वाइन करेगा? देखो, दो इशू ना अब सारे देश में फोकस हो गए हैं उस एजिटेशन के बाद। उस एजिटेशन में वैसे आ गए थे, ठीक है, जो 3 कानून एजिटेशन था जब हम सस्पेंड किए ना, उस वक्त ये प्रोमिनेंट हो गए थे कि इशू है, इन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आंदोलन हो इन पर होगा, ठीक है। एक तो MSP की लीगल गारंटी पर, एक टोटल डेट वेवर, ओके, टोटल एक बार तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर सरकार मानती है कि अन्नदाता है, हम भोजन देते हैं, मोदी भी हमारी रोटी खाता है, अमित शाह भी खाता है, सारा देश खाता है, तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, कर्जा सरकार की गलत नीति से चढ़ रहा है, हमारे को ठीक रेट नहीं मिल रहे, इनपुट्स की कीमत ज्यादा है, इससे चढ़ रहा है।
तो एक बार तो राइट ऑफ करो ना, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। कारपोरेट्स कितने हैं देश में, 100 फैमिलीज होंगी, 200 फैमिलीज होंगी, ठीक है। वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो लूट ही रहे हैं ना, लूट ही रहे तो उनका इतना बड़ा कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं? जो एनडीए गवर्नमेंट है 2014 से, ये तो इनके पार्लियामेंट में जो डेटा आया है कि 2014 से अब तक 9.5 ईयर 10 साल हो गए, 15 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया। 15 लाख करोड़ एनपीए कह के हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है। तो उनका क्या है? अच्छा, वो कर्जा लेते हैं, कोई जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं करवाते हैं। किसान तो बेचारा कर्जा लेता है ना, हमारे तो जमीन की रजिस्ट्री कर लेते हैं पहले। जमीन कहने करते हैं ना, बिल्कुल ना हुए तो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, तो बैंक उसको जाके वो कर ले, अटैच कर ले, रिकवरी कर लेते हैं। कारपोरेट्स कुछ भी नहीं करते, और कारपोरेट्स का राइट ऑफ हो जाए। और कारपोरेट्स आज तक देश में हमने सुना है कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर जो कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, वो कर्जा मोड़ नहीं पाया, उसने खुदकुशी कर ली। एक भी इंस्टांस बताओ। ये बेचारा किसान क्यों करता है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, छोटा अमाउंट है। 4 लाख, 5 लाख क्या अमाउंट है इसमें, तो इसमें भी खुदकुशी करते हैं। तो अगर ये एक नेशनल सर्विस है, देखो फार्मर्स की, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 12 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है टोटल डेट जो देश में है। तो सरकार एक बार तो राइट ऑफ करे, राइट ऑफ करके और एमएसपी इंश्योर करे एज पर डॉक्टर स्वामीनाथन रिकमेंडेशन। सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप देखो एग्रीकल्चर बढ़ेगी। इसलिए जो नेक्स्ट आंदोलन है, आपकी जो बात करता हूँ, एसकेएम ने इन चीजों पर शुरू करने वाले हैं। एमएसपी, कर्जा मुक्ति प्लस सोशल सिक्योरिटी। जो देखो ये सर्विस करने वाले सब एम्प्लॉइज हैं, 60-65 साल की उम्र के बाद उनकी पेंशन हो जाती है जब रिटायर होते हैं। तो फार्मर जो इतना काम करते हैं, 60 साल में फार्मर तो 70 साल की उम्र में मर ही जाते हैं बेचारे, कई तो 60-65 साल के। तो ये शहरों में लोग देखते हैं, गांव में तो मंजर पड़ जाते हैं, सेहत सूद खराब हो जाती है, सारी बीमारियां लग जाती हैं बहुत। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? उनके लिए हम 10,000 पर मंथ मांग रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी दो। इन चीजों के ऊपर जो एक एजिटेशन नेक्स्ट होने वाली है, ये 2024 की इलेक्शन से पहले शुरू हो जाए, नहीं तो 24 के बाद शुरू होगी बहुत तगड़े पद्धति पर, और ये सरकार को फिर ये चीजें माननी पड़ेंगी, इतनी जोरदार होगी। अब भी हम कर रहे हैं, देखो ये भारत बंद इन चीजों पर किया। कल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पुतले फूके एमएसपी के लिए सारे देश के अंदर, ट्रैक्टर जैसे सारे यूरोप में खड़ते हैं ना, और कल देखो इंसिडेंट, कल का जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसल, वहां बहुत बड़ा जोरदार ट्रैक्टर से किसानों ने प्रोटेस्ट किया चीप इंपोर्ट के खिलाफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना क्वालिटी रिस्ट्रिक्शन हटा के चीप इंपोर्ट करती है, क्योंकि रिच कंट्रीज में सब्सिडी ज्यादा है, अनाज की कीमत कम होती है। अगर दूसरे देश में भेज देंगे वो, तो हमारे तो पहले ही नहीं है, तो मर जाएंगे। तो इसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, बैरिकेड लगाए हुए, उन पर भी बड़ा कुछ कल हुआ है। तो इन चीजों पर देश के अंदर 14 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में सारे देश की बहुत बड़ी रैली रखी है। इन इशू को फोकस करने के लिए अगली एजिटेशन इन पर होने वाली है। ये फोरम जो लड़ रहे हैं, जो आपने बात की है, इनसे कोई ऐसा नहीं कोई हमारे दुश्मन है या हमारा कोई नहीं, हम इनकी मांगों की सपोर्ट कर रहे हैं। जितना इन पर रिप्रेशन हुआ, कल भी हमने बार बार उठाया, पंजाब में 4 घंटे रेलें रोकी, टोल प्लाजे फ्री करके रखे, रिप्रेशन के खिलाफ पुतले फूके, हर रोज कर रहे हैं। पर ये ठीक है भी हम वहां जाके ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइन इस करके नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की। इतनी बड़ा फोरम है संयुक्त किसान मोर्चा, मांग भी एक ही थी। 2 ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही उनको रादर डिनाउंस करके एसकेएम को जाके वहां बैठ गए, और उनके कंट्रोल में भी एजिटेशन ना हो, तो इससे कुछ ना कुछ उनको भी सोचना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइट हो जाए। एसकेएम ने 6 मेंबर कमेटी बनाई है, पिछली चंडीगढ़ मीटिंग में ना आपने पढ़ा होगा, 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई है कि देश में संयुक्त किसान मोर्चा से जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फोरम टूट गया, उसको दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर ले आओ। गुरनाम सिंह जड़ूनी से बात हुई है, उसका एसकेएम है, इनसे ही बात हो रही है
कि इश्यूज एक है, लड़ाई एक है, तो इस पर इकट्ठे हुए क्यों ना लड़ा जाए। इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सरकार झुकेगी।